हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सार संग्रह का 1000 प्रश्नों का सीरीज। ये प्रश्न इतिहास से संबंधित है और हम बारी बारी इतिहास के चैप्टर से सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर है वास्को डी गामा। इसका भारत में आगमन हुआ 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? इसका उत्तर है जमोरिन, जो वहां का एक स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर है कोची। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा 1505 ईस्वी में। नोट में याद रखिएगा, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने शुरू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ने। चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अब एक नज़र में विभिन्न देशों के खोजकर्ता को देख लेते हैं। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? कैप्टन जेम्स कुक। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किसने किया? तस्मान। केप ऑफ हुड जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसका खोज कौन किया? बार्थोलोम्यू डियाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। इसको याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेटा काफिला पत्ती शुरू किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जो वर्तमान में नीदरलैंड्स है। चलिए अब आगे देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया? डच और अंग्रेजों के बीच। लंदन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फारुखसियर। इसको नोट में याद रखिएगा, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए प्रमुख शहरों के संस्थापक को देख लेते हैं। कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नोक। मद्रास का स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे। नई दिल्ली का स्थापना किसने किया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। बम्बई का स्थापना किसने किया? गेराल्ड अंगियार ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? इसका उत्तर है बिहार। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? लुई 14वां के। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 ईस्वी में। नोट में याद रखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी।
फ्रांसीसियों द्वारा फुल्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। बंडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला सैपल की संधि 1748 ईस्वी में। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। चलिए बारी बारी से तीनों युद्धों को देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 और 1748 ईस्वी के बीच हुआ। इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और यह युद्ध 1748 ईस्वी में एक्सला सैपल की संधि के समाप्त हुआ, और इसका परिणाम अनिर्णित रहा, यथार्थ कुछ नहीं निकला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 और 1755 ईस्वी के बीच हुआ। इसका मुख्य कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, और यह युद्ध 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। इसका परिणाम निकला ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 और 1763 के बीच हुआ। इसका मुख्य कारण था सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण, और यह 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ, और इसका परिणाम हुआ फ्रांस की पराजय। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यह पुर्तगाल देश से संबंधित था। 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह ब्रिटेन से संबंधित था। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, यह हॉलैंड की कंपनी था। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इसकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह डेनमार्क से संबंधित था। 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इसका प्रथम फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित की गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह फ्रांस देश से संबंधित था। 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इसकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। अब देखते हैं यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली है, इसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, और फिर स्वीडिश। नोट में याद रखिएगा, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया, तथा भारत से सबसे अंत में 1961 ईस्वी में यही गए। यानी कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली है, और अंत में सबसे पुर्तगाली ही गए। चलिए अब आगे देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां, 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। नोट में याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब कुछ प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई? 20 जून 1776 को। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में हुई। चलिए अब आगे देखते हैं।
वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। नोट में याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। नोट्स याद रखिएगा, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुआ तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। आगे देखते हैं, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के तहत। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब देखते हैं उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल का स्थापन काल कब से कब तक रहा था? 1717 से 1727 ईस्वी के बीच। और इसका संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद की स्थापना काल 1724 ईस्वी, निजाम उल मुल्क के द्वारा, जिसको चिनक्लिच खां भी कहा जाता था। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। कर्नाटक का 18वीं शताब्दी में शहाबुद्दौला उल्ला खां। अवध का 1722 से 1724 के बीच शहादत खां। अब आगे देखते हैं, जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई मुहम्मद खां बंगश के द्वारा। मैसूर का 8वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। 1799 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच। नोट्स में याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाहों से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? लाहौर की संधि। कब हुआ? 1846 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? खड़ग सिंह। चलिए जल्दी से फटाफट महत्वपूर्ण संधियां को देख लेते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1806 में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? हैदर अली के द्वारा। चलिए अब आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 के बीच हुआ। इस समय मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरलेस्ट था, और यह युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ 1769 ईस्वी में। इसका विशेषता यह था कि हैदर अली दक्षिणी भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुई। इस समय मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और यह मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ 1784 ईस्वी में। और इसकी विशेषता थी कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुई, और इस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत समाप्त हुई। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी इस युद्ध में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई। इस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेल्हेजली। यह युद्ध मैसूर सहायक संधि के तहत समाप्त हुआ, और इसकी विशेषता यह थी कि टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया और मैसूर में अंग्रेजों ने वाडीवार अंश की स्थापना पुनः की और इस वंश के शासक से सहायक संधि की। चलिए अब आगे देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स को ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा तथा सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। अब देखते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। एचिंसन आयोग की स्थापना 1886 में की गई। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। एस्लिंगटन आयोग, इसकी स्थापना 1912 में की गई, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग, इसकी स्थापना 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय किया गया। आगे प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेल्हेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। 1798 में इसने सहायक संधि स्वीकार किया था। व्यापागत का सिद्धांत या राज हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नोट्स में याद रखिएगा, 1849 में ब्रिटिश शासनकाल में पंजाब का विलय हुआ, और उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प की नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल में अधिकार कब किया गया? 1816 में, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध 1843 ईस्वी में, और इस समय शासक कौन था? लॉर्ड एलन बरो। भूटान 1865 ईस्वी में अधिकार किया गया यहाँ, और इस समय शासक था लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 ईस्वी को, और इस समय यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटर्म रिपोर्ट के तहत। अब देखते हैं व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया राज्य। सतारा को कब अधिग्रहित किया गया था? 1848 में। जैतपुर 1849,
संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध को 1856 ईस्वी में। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित था? जॉन लॉरेंस से संबंधित था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इसको याद रखिएगा। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 में पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? अस्टेची आयोग। 1880 में भारत का प्रथम यह अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल में अधिकार कब किया गया? 1816 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध 1843 ईस्वी में। और इस समय शासक कौन था? लॉर्ड एलन बरो। भूटान 1865 ईस्वी में अधिकार किया गया यहाँ, और इस समय शासक था लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 ईस्वी को, और इस समय यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन।